ठीक है ना। तो डायग्राम बनाते समय मुझे दिक्कत आती है, मैं सर्कम सर्कल पहले ही बना ले रहा हूं। अब मान लो हमने बेंजीन ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन वी हैव टेकन अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, एक कार्बन नीचे की ओर आना ही चाहिए वर्टिकली, ये हो जाएगा। अब आप इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच लें, ये होगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। और हर कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक एमओ बनाइए, एक इस कार्बन के, एक इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग, एक इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग। इसी तरह ऊपर भी है एक ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये नॉन बॉन्डिंग लाइन है, नॉन बॉन्डिंग लेवल है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर दूसरा पेयर कर दिया। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी वाले, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इनमें, पेयरिंग कर दी वापस से। क्यों हो गए 6 पूरे? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है ना। ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। कोई और ले लो, कोई और ले लेते हैं, एक ले लेता हूं मैं। ये ले लें एक नॉन बेंजीनोइड, ये वाला। क्यों भाई? स्ट्रक्चर इस तरह से बनानी है कि एक कार्बन नीचे जरूर आए। चलो सेंटर से हमने एक लाइन खींच ली नॉन बॉन्डिंग वाली। क्यों? इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक एमओ बनाई, इन दोनों के लिए एक एक एमओ बना दी, ठीक है भाई। अब जरा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 2। यही पेयरिंग हो गई, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक की क्या पहचान है? वैसे आप कैसे पहचानते हो? साइक्लिक हो, प्लेनर हो, सारे कार्बन sp2 हो, या कोई sp भी हो जाए, और साथ में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? जरा इमेजिन करो, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते? 2 आप यहां पर देते, एक यहां अनपेयर्ड हो जाता, एंटी एरोमेटिक हो जाता। कोई एंटी एरोमेटिक ले लेते हैं, एक ले लें। एक तीसरा एग्जांपल और कर लेने दीजिए, फिर आप एक साथ नोट करना। सर्कल पहले बना दे रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है। मैं ये ले लेता हूं, आपका फेवरेट साइक्लोब्यूटाडाइन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलो मैंने नॉन बॉन्डिंग लेवल बना दिया। इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक एमओ, इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक एमओ, इसके करस्पॉन्डिंग एक, और एक यहां पे। बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एक यहां फिल कर दिया, पेयरिंग हो गई, कितने बच गए? एक यहां कर दूं, बाकी एक यहां कर दूं। पेयरिंग तो तब होती है ना जब सेम एनर्जी लेवल वाले पहले सिंगली फिल्ड हो जाते हैं। बताओ, अनपेयर्ड हो गया? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अ वेरी हाई एनर्जी। ये तो क्या है, स्पिन इसमें न्यूट्रलाइज हो रहा है पेयरिंग में, ठीक है ना। एक और बना दूं क्या? प्लीज अलाउ मी। एक बना देता हूं ट्रोपाइलियम। याद है क्या आपको? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। चलो नॉन बॉन्डिंग, इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग एक एमओ बनाई जाए, इन दोनों के लिए भी बना लो, फिर ये दोनों, और एक यहां पे, नहीं 2 है ना यहां पे, कुल 7 हो गए सब।
पाई इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक पेयर यहां आ गया, अभी 1 1। अब पेयरिंग करूं, बोलो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? नोट करो। एक ले लेते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, ठीक है ना। बिल्कुल सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच ली, नॉन बॉन्डिंग लेवल है ये। इस कार्बन पर एक एमओ, इसके लिए एमओ और इसके लिए एमओ ना। बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे? फिल करो। एक पेयर यहां आ गया 1 1। फिर क्या हुआ? आपने पेयरिंग कर दी, क्या हो गया बोलो? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एक इसी का कैटायन ले लेता हूं, प्लस चार्ज वाला, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन, ये प्लस वाला। ये कैसा है? एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? वैसे बताइए। एंटी एरोमेटिक है। यहां देख लेते हैं, बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। भर दो एक पेयर, अभी बोलो। एक यहां और एक यहां, हो गए 4। कैसा ये निकला? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ आ गई बात? तो रहने दो, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल करते हैं। मैं अगर ये कहूं कि इसमें ये कैसा है? क्यों? 4। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहां नेगेटिव चार्ज है तो एंटी एरोमेटिक। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एंटी एरोमेटिक और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जरा इसको देखो। मान लो यहां हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये C डबल बॉन्ड वो एक -M ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचेगा, -M ग्रुप है, रेजोनेंस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके ले जाएगा। तो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी? यहां O- हो जाएगा और यहां प्लस चार्ज के साथ यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका क्या विचार है इस रिंग के विषय में? क्या कहना है? क्या ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के लिए हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अच्छा, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसको तो ले जाने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने में सुख है, ठीक है ना। हालांकि इसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन को ले ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको देखो, बोलो ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलो बोलो, बोलो ये रिंग कैसी हो जाएगी? ये भी एरोमेटिक हो जाएगी। तो ओवरऑल कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है ना। इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए जरा ध्यान से देखो। क्या ये रेजोनेंस करके एंटी एरोमेटिसिटी बार बार गेन करता रहेगा? हालांकि सिस्टम इसको अवॉइड करना चाहता है, लेकिन C डबल बॉन्ड होगा -M, उसको बार बार उधर की ओर ले जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम नहीं चाहता उधर जाना, क्यों? क्योंकि उधर जाने से एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये वाले जो रिंग है वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी ना बार बार। तो इसलिए ओवरऑल ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा और अनस्टेबल होगा। जेई में एक बार एक क्वेश्चन आया
2013 में या 12 में आया था शायद, ठीक है ना, कि क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। ठीक है ना, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ये ऑप्शन इधर उधर भी हो सकते हैं थोड़े, एग्जैक्ट क्वेश्चन से अलग हो सकते हैं थोड़ा। बी, आपको मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है बेटा ना। विच कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? कुछ ऐसे ही था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। बी और सी, क्यों बोलो क्यों? ये एंटी और ये, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। दो तरह के होते हैं, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक और आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जिनमें दो रिंग्स में एक बॉन्ड कॉमन हो जाए कम से कम। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो रिंग्स में एक बॉन्ड कॉमन हो जाए, ठीक है ना। और आइसोलेटेड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो रिंग्स सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाए। अगर फ्यूज्ड है ना तो पूरे सिस्टम को हम एरोमेटिसिटी के लिए कंसीडर करते हैं। जैसे बताओ, इसमें कुल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हकल्स रूल को फुलफिल करता है? हम लिखेंगे, हम इसमें फ्यूज्ड में होल सिस्टम इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी कंडीशंस। होल सिस्टम इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी कंडीशंस। ठीक है ना। और आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में एक एक रिंग को कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल रिंग को। जैसे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि साहब ये एरोमेटिक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहेंगे ये अलग से एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी कंडीशंस। इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी। जैसे एंथ्रासीन, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल एंड द कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है ना। फिनेंथ्रीन, बताना इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिस्टम इज एरोमेटिक। अगर ऐसा होता तो हम कैसे कंडीशंस चेक करते? क्या हम पूरे सिस्टम में एक साथ कंडीशंस को चेक करते? कैसे करते बोलो? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस रिंग इज इंडिविजुअली एरोमेटिक। Similarly, 6 pi electrons, the ring is individually aromatic, and this is having 6 pi electrons, so the ring is individually aromatic. इसमें से कोई एक रिंग अगर इंडिविजुअली एंटी एरोमेटिक हो जाए तो भी पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एरोमेटिसिटी के साथ नॉन एरोमेटिसिटी चल सकता है, लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी किसी भी तरीके से नहीं चल सकता, ठीक है। बात समझ आ गई? नोट करो। चलो जरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। कंपाउंड का नाम है एजुलीन। आपको पहचानना है कि ये फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक है या
आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक है। बताओ भाई, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक है या नहीं है? बोलो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नाम है एजुलीन। और क्योंकि सारे कार्बन sp2 हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड को डाइपोल मोमेंट शो करने का एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट दिस कंपाउंड शोज डाइपोल मोमेंट and the direction of dipole moment is from 7-membered ring to 5-membered ring. Why? Because the electron density shifts from 7-membered to 5-membered ring, and there is one resonating structure of this compound. This compound was having all sp2 carbon and there were no electronegativity difference, so it was not supposed to have dipole moment. But this compound shows dipole moment, and in a resonating structure 5-membered ring becomes negatively charged and 7-membered ring becomes positively charged. So a general resonating structure can be shown this way. You see, plus charge is delocalized in 7-membered ring and minus charge is delocalized in 5-membered ring. This is the general resonating structure, and there is a dipole moment whose direction is from 7-membered ring to 5-membered ring. किसी डबल बॉन्ड रखने वाले किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें सारे ही कार्बन sp2 हों, वैसे सिस्टम में डाइपोल मोमेंट शो करने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट दिस कंपाउंड शोज डाइपोल मोमेंट, इट इज कंसिडरेबली पोलर। और इलेक्ट्रॉनों का जब एक सिस्टम में बड़े सिस्टम में इधर से उधर डीलोकलाइजेशन होता है, शिफ्टिंग होती है, तो उसकी वजह से कंपाउंड में कलर आ जाता है। किसी कंपाउंड में कलर के लिए दो ही तरह की केमिस्ट्री काम करती है, या तो उसमें डी ट्रांजिशन हो। कैसे होता है डी ट्रांजिशन? डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? बोलो 5। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होती है ना, ये स्प्लिट हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। एक बनता है EG लेवल, एक बनता है T2G लेवल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एनर्जी का गैप हो जाता है कई बार। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ऐसा होता है कई बार, कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। फिर ये जो डी इलेक्ट्रॉन ये T2G लेवल का है ना, ये ऊपर जाता है प्रमोट होकर, एनर्जी कहीं से मिल जाती है अगर इसे, एक्साइट हो जाता है। फिर जब ये वापस नीचे आ रहा होता है तो एनर्जी का लॉस करता है, और वो एनर्जी विजिबल रीजन में गिरती है, जिसकी वजह से कलर आता है। बात समझ में आई? तो डी ट्रांजिशन जो है वो कलर के लिए एक कारण होता है। लेकिन डी ट्रांजिशन तो वहीं पर हो सकता है ना जहां डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो। हमारे कंपाउंड में तो डी ऑर्बिटल रखने वाला कोई एटम ही नहीं है। कार्बन के पास डी होता है क्या? नहीं होता। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी ऐसे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी ऐसे हैं जिनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट बताओ, +7 इसका ऑक्सीजन स्टेट है। बात समझ में आ रही है? और इसका एटॉमिक नंबर कितना? 25। अब जरा मुझे बताओ कि डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या? वैकेंट रह जाएगा। फिर भी ये इंटेंस वायलेट कलर होता है, डार्क वायलेट कलर होता है। ऐसा तब होता है डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता रहता है कई बार इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। तो कलर की एक और केमिस्ट्री है, उसका नाम है चार्ज ट्रांसफर। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कंसिडरेबल डिस्टेंस पर शिफ्ट होता रहता है तो उसकी वजह से भी कलर हो जाता है। और इसीलिए एजुलीन भी जो है ना, वो ब्लू कलर का सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है, वैक्सी सॉलिड है, थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जनरली लिक्विड होते हैं। ये सॉलिड क्यों हो गया? क्योंकि प्लस माइनस होने की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और कलर्ड क्यों हुआ? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और डाइपोल मोमेंट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्लस बन गया, एक तरफ माइनस बन गया। एंड दिस कंपाउंड वाज नॉट सपोज्ड टू शो डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑल द कार्बन्स वर sp2 एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट इट इज कंसिडरेबली पोलर। बात समझ में आ रही? बेंजीन में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बेंजीन में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, किसी एरोमेटिक सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि उनमें सभी कार्बनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सारे sp2 हैं जनरली। एजुलीन में भी सारे कार्बन sp2 हैं, फिर भी ये पोलर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि 7 मेंबर्ड रिंग में अगर प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो तो एरोमेटिसिटी आती है, 5 मेंबर्ड रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो तो एरोमेटिसिटी आती है। तो एक तो ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक है, और दूसरा ये इंडिविजुअली भी एरोमेटिसिटी का स्टेटस पा जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो एजुलिन में इस तरह से चार्ज ट्रांसफर और डाइपोल मोमेंट की वजह से कलर और सॉलिड मतलब सॉलिड फिजिकल स्टेट हो जाती है। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो लिक्विड है, बेंजीन भी एक लिक्विड है। क्लियर है? तो एजुलिन इज अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल इन विच डाइपोल मोमेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड देयर इज कलर एंड द फिजिकल स्टेट इज सॉलिड। क्लियर? बहुत स्पेसिफिक, नोट करो। जरा कुछ एग्जांपल करते हैं। ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको क्या लग रहा है, कुछ अनस्टेबिलिटी का फैक्टर है या स्टेबल है? ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है। ऐसे 4 एंटी एरोमेटिक रिंग्स हैं, तो ये अनस्टेबल है। अगर मान लो हम इसको हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में इसके कुछ डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस करके सिंगल में कन्वर्ट कर दें, कुछ डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें। मान लो हमने 3 इक्विवेलेंट लिया है H2 का, 3 इक्विवेलेंट ले रखा है, 3 मोल, स्ट्रिक्टली 3 मोल, यानी कि 3 डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो हमने देखा कि ये जो बीच वाली रिंग है, इस बीच वाली रिंग में सारे डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, लेकिन जो टर्मिनल बेंजीन रिंग्स थी ना, इसमें ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ, बट नॉट दिस वन। कौन सा? लेकिन आप समझ रहे हो क्या? ये कंपाउंड बना रिडक्शन के बाद 3 डबल बॉन्ड को जब हमने रिड्यूस करके सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कंपाउंड तो बन गया, लेकिन ये वाला कंपाउंड नहीं बना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर ये बनता तो भी अनस्टेबिलिटी तो रह ही जाती, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, जबकि जब इसमें रिडक्शन हो गया तो एंटी एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? ये जेई का क्वेश्चन है। जेई में आया हुआ है।